खुशामदीद। आज जुमेरात है, अप्रैल की 21 तारीख है और सुबह के बराबर 8:35 हुआ चाहते हैं। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है, आपका मनपसंद प्रोग्राम मॉर्निंग शो लेकर, सलाम जेके लेकर। और कोशिश ये रहेगी कि आज की इस नशियात में जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करें, साथ साथ मुल्की सतह पर जो मामलात चल रहे हैं उस पर भी एक अपडेट आपको दें और दिल्ली की सूरत हाल से आपको वाकिफ कराएं। पाकिस्तान के अंदर कल रात और आज का दिन क्या कुछ वकूफ़ पज़ीर हुआ है और क्या कुछ होने वाला है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आपको वहाँ से भी अपडेट ज़रूर करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि टेलीविज़न चैनल पर आप हमें देख रहे हैं, यानी टीवी पर आप तो हमें देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, लेकिन आप फटाफट से हमारी ऑफिशियल जो राब्ता साइटें हैं, फेसबुक है, वहाँ पर लाइव नशरियात शुरू हो गई हैं, तो उसको ज़रा फटाफट से शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स लगातार भेजिएगा। ट्विटर पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा ज़रूर। न सिर्फ आप आएंगे बल्कि दूसरों को भी वहाँ तक लाइएगा, यानी जब आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो ज़रूर और भी लोग उसे शेयर और कमेंट करते रहेंगे। जो एक बड़ा नेटवर्क बनेगा उससे फ़ायदा ये होगा कि जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ जो मनफी प्रोपेगेंडा चल रहा है उसका तोड़ किया जा सके। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत से पहले हस्बे वादा आपको माजी की याद भी दिलाते हैं कि माजी में आज का दिन यानी 21 अप्रैल को क्या कुछ अहम तरीन वाक़यात हुए थे, आपको बताएंगे आसिफ रशीद, मेरे साथी दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। खुशामदीद, सुबह खैर। प्रोग्राम आप सलाम जेके देखना शुरू कर चुके हैं। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ हमेशा की तरह रहेगा। आखिरी 20 मिनट हमारी कोशिश रहेगी कि उसी दौरानिए में आपकी कॉल्स भी ली जाएं। फ़ोन कॉल्स बराह रास्त जब आप करेंगे आप अपनी बात रखें, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत की तरफ और ख़बरों की तरफ जाने से पहले आज भी हिस्ट्री ऑफ द डे से करेंगे। ख़ास क्या है हिस्ट्री ऑफ द डे में वो आपको बताते हैं। 21 अप्रैल है, यानी साल 2022 का चौथा महीना और 21 तारीख के दिन अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1938 में आज ही के दिन मशहूर शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल लाहौर पाकिस्तान में इंतकाल कर गए। आज उनकी बरसी है। दुनिया भर के अंदर अदब से वाबस्ता लोग और अल्लामा इकबाल को बहुत करीब से जानने वाले या फिर भारत और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उनको पसंद करने वाले लोग और उर्दू दुनिया से मोहब्बत करने वाले लोग आज उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और वो मुसन्निफ भी थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के, इसलिए सुबह सुबह कई लोगों की तरफ से वो ट्वीट करके भी आज अल्लामा इकबाल को याद किया जा रहा है। 1938 में आज ही के दिन उनका इंतकाल हुआ था। 1526 में मुगल हुक्मरान बाबर और इब्राहिम लोदी में पानीपत के अंदर पहली जंग हुई और इब्राहिम लोदी की न सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त के बाद कत्ल कर दिया था। आज ही का दिन था 1526 में। 1451 में लोधी खानदान का बानी बहलूल खान लोधी दिल्ली का हुक्मरान आज बन गया। एक तरफ लड़ाई हुक्मरानों के दरमियान चल रही थी बाबर और इब्राहिम लोधी में, तो दूसरी तरफ इसी खानदान का यानी लोधी खानदान का बानी बहलूल खान लोधी दिल्ली का हुक्मरान बना। साल 1941 में यूनान ने नाजी जर्मनी के सामने हथियार डालने का आज के दिन ऐलान किया। तारीख थी 21 अप्रैल, साल था 1941। 1898 में आज ही के दिन अमेरिका ने हस्पानिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया। इसके अलावा 1987 में श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में बम धमाके हुए, 100 से जायद आम शहरियों की हलाकतें हुई। चंद एक सिक्योरिटी एहलकार भी इस हमले की जद में आए थे 1987 में। और आज इस बरसी पर कोलंबो में एक बड़ी तकरीब श्रीलंकन हुकूमत की जानिब से होने जा रही है। साल 1960 में ब्राजीलिया शहर को ब्राजील का दारुल हुकूमत आज के दिन ऑफिशियली बनाया गया। 21 अप्रैल 1960 को आज के दिन कागजात में ब्राजीलिया का नाम ब्राजील का दारुल हुकूमत के तौर पर मेंशन कर दिया गया। 1945 में 21 अप्रैल को ही यानी आज के दिन दूसरी जंग अजीम के दौरान सोवियत अफवाज या रशियन आर्मीज जिन्हें आप कहते हैं, जिन्होंने जर्मन शहर बर्लिन पर कब्जा किया और उसके बाद जंग अजीम के बाद ये बड़ी दूसरी जंग अजीम के बाद ये बड़ी पेशरफ थी। उसके बाद एटम बम धमाका और ये सारी चीजें देखने को मिली। लेकिन 21 अप्रैल 1945 में आज के दिन जर्मन शहर बर्लिन के अंदर सोवियत यूनियन की अफवाज पहुंची थी। हिस्ट्री ऑफ द डे में आज बस इतना ही, लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आगाज आज जम्मू कश्मीर यूटी की खबरों के साथ। और आज सीधा आपको शुमाली कश्मीर सबसे पहले लिए चलेंगे, जहां इस वक्त सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के एक बीच वाले हिस्से में
सिक्योरिटी फोर्सेज और मिल्टन 2 के दरमियान इस वक्त झड़प चल रही है। इशफाक, चलिए जी, शुरुआत तासिफ ने करी दी कि एनकाउंटर रात देर गए शुरू हुआ है। शहरी के वक्त खबर आई कि सिक्योरिटी एजेंसियां जिनमें आर्मी थी, जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप था, एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के बीच के एरिया के अंदर, जहां पर उन्हें ये इत्तला थी कि मिलिटेंट जो है वो अंदर छुपे बैठे हैं, और उन्हीं मिलिटेंटों की दर पकड़ के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 3 जवानों समेत सिविलियन जो है वो इब्तिदाई तौर पर जख्मी हुए। उस वक्त जख्मी हुए जब सिक्योरिटी एजेंसियां वहां पर पहुंची है, जब वो वहां उस मकान तक पहुंची है जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे। और उस वक्त जब मिलिटेंटों को ये कहा जा रहा था कि वो बाहर आए, वो सरेंडर करें, उन्होंने फायर किया है। और इनिशियल फायरिंग के अंदर 3 जवान और एक सिविलियन, बशमूल एक सिविलियन के जख्मी होने की इस वक्त खबर आ रही है। माइनर इंजरीज हुई है और सबको मकामी अस्पताल जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। और इस वक्त की अहम तरीन और बड़ी खबर यह है कि लगातार ऑपरेशन वहां पर जारी है, और आईजीपी कश्मीर खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और उनने इस बात की अपडेट भी दी है कि ये ऑपरेशन जो है ये उस वक्त शुरू किया गया जब सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात की इतला मिली कि कुंजर इलाके के मालवाल गांव के अंदर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, और उनकी दरपकड़ के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। और उसके बाद ये ताज़ा तरीन इतलात ये है कि कुछ लोगों के जख्मी होने की इतला वहाँ से आ रही है, और ये भी साफ कर दिया गया कि जख्मी जो है वो स्टेबल है, अस्पताल के अंदर जेर इलाज है। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं उस एरिया के बाहर की जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि सीधे ग्राउंड जीरो पर चले, जहाँ से हमारे नुमाइंदे इशफाक डार हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ताकि आपको मजीद अपडेट दे सके। जो जोनल पुलिस हेडक्वार्टर ने भी तस्दीक की कि जनाब पहले सर्च था, सर्च एनकाउंटर में तब्दील हुआ। मालवा इलाका है जहाँ पर कुंजर का ये गांव है, जहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज को इतला थी कि मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, और इस वक्त वहाँ पर यह बड़ा ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और अभी तक जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है, यह ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक हो पाई है। 3 फौजी जवान और इसके अलावा एक शहरी के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। और मार्च से अप्रैल के महीने में अब तक जो बड़े या ज्यादा वक्त तक चलने वाले ऑपरेशन है, उनमें से ये एक भी माना जा रहा है। कुल मिलाकर अभी तक जो ऑपरेशन चला है उसमें यह भी जानकारी है, चूंकि बडगाम पुलिस को इतला मिली थी मिल्टन 2 की मौजूदगी की, जिसके बाद बारामूला पुलिस के साथ राब्ता किया गया, फौज को साथ में लिया गया, सीआरपीएफ साथ ली गई। और अब जाकर जो जानकारी मिल रही है कि इस ऑपरेशन को 2 जिलों की अफवाज इस वक्त, और 2 जिलों के अंदर जो ड्यूटी पर तैनात एहलकार हैं, फौज है या इसके अलावा पुलिस है, यानी बडगाम और बारामूला पुलिस दोनों इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। अभी तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई इतला नहीं है, लेकिन अप्रैल के महीने में जितने भी ऑपरेशंस या जितने भी कहीं पर एनकाउंटर्स हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा या रात से कोई ऑपरेशन शुरू हुआ हो और अभी तक इस तरीके से चलता रहा हो, सबसे ज्यादा अरसे तक चलने वाला ऑपरेशन उनमें से सबसे ज्यादा ये एक माना जा रहा है। इधर आईजीपी कश्मीर, जो पहले ही इशफाक ने आपको बताया कि खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। सुबह की तस्वीरें आपके सामने हैं, फौज की बख्तरबंद गाड़ियां, पुलिस जा रही है, सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो इस इलाके को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, जबकि इस इलाके के अंदर रिहायशी इलाका है और एक बड़ी आबादी है, तो किसी तरह के कोलेटरल डैमेज से बचा जाए उसके लिए भी पहले से इकदाम किए जा रहे हैं। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं, हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त उसी इलाके से जहां पर ऑपरेशन हो रहा है इशफाक डार हैं। इशफाक, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात आपके पास हैं? बिल्कुल आसिफ जी, सुबह सुबह जो यहाँ पर जो अलग सुबह जो है फौज को एक इत्तला मिली थी। मालवा एक इलाका है जो कि यहाँ पर जो जिला बारामूला का आखिरी गांव है, यहाँ पर फौज की इत्तला मिली कि यहाँ पर जो मिलिटेंट है उनकी मौजूदगी है, और यहाँ पर फौज ने जो है तलाशी अभियान शुरू किया गया था। और तलाशी अभियान के दौरान रात की तारीख में, अगर कहेंगे कि रात की तारीख में यहाँ पर जो है फौज और मिलिटेंटों की माबेन जो है गोलियों का जो है तबादला हुआ। उसमें चंद फौजी जो है जख्मी हुए हैं और एक सिविलियन भी बताया, जैसे आईटी कश्मीर ने ट्वीट किया है कि उसको जख्मी हुआ है। लेकिन जैसे ही सूरज यहाँ पर तलू हुआ तो फौजियों का तबादला जो है वो थम गया है। लेकिन अभी जो है उस एरिया को जो है ये घनी आबादी वाला एरिया है, मालवा एरिया है, और यहाँ पर जो है फौज, पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी और 2 अजला का जो फौज है, जो जिला बडगाम और जिला बारामूला के
बीचों बीच का गांव है और यहाँ पर 2 अजला के फौज ने जो है इस एरिया को जो पूरे एरिया को जो है कार्ड नाप किया है और यहाँ पर अभी जो है पूरी यहाँ पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जो सिविलियन है उनको जो है सुबह सुबह ये कहा गया कि वो अपने घरों में ही रहे और घर से कोई भी बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो अभी जो है अभी इब्तदाई रिपोर्ट हमारे पास यही है कि यहाँ पर पूरे एरिया में जो है अभी बड़े पैमाने पर जो है 2 अजला का फौज जो यहाँ पर तलब किया गया है। पुलिस के बड़े अफसरान जो इस पूरी इनकाउंटर को जो है यहाँ पर बारीकबीनी से देख रहे हैं और अंदर अगर हम सिविलियन की बात करें जो भी सिविलियन है उन्हें जो है महफूज मकामत पर जो रखा गया है। तकरीबन 5 से 6 घंटे बीत रहे हैं जब ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 2 जिलों के पुलिस और अफवाज इस वक्त ऑपरेशन का हिस्सा है। इतलात क्या है, एक्चुअल लोकेशन क्या है? किसी घर के अंदर मिलिटेंट्स मौजूद हैं या कोई बागात हैं, कोई जंगली इलाका आसपास है? बिल्कुल आसिफ जी, ये कि रिहायशी इलाका है मालवा, क्योंकि एक बड़ा इलाका है जिला बारामूला का जो एरिया है, एक बड़ा इलाका है। रिहायशी इलाके में मिलिटेंट की मौजूदगी का जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली थी फौज को। यहाँ पर फौज ने जो तलाशी अभियान जब शुरू किया तो यहाँ पर जो फौज का तबादला शुरू में हुआ तो रात की तारीखी की उस टाइम की शहरी के जब शहरी का टाइम था उसी दफा जो है यहाँ पर आपसी गोलियों का तबादला हुआ। उसमें जो है हमने अभी कहा कि चंद फौजी जो है वो जख्मी हुए थे और एक सिविलियन की जख्मी होने की खबर आ रही है। अभी तक जो है गोलियों का तबादला जो है थम गया है, लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है तलाशी अभियान जो है अभी चला जा रहा है। जख्मियों के मुतालिक मजीद जानकारी कोई? देखिए, जिस तरह से अभी जख्मियों के मुतालिक जो जानकारी है उनका इलाज मुआवजा चल रहा है हॉस्पिटल में। जो फौज का अपना हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको नॉर्मल जो यहाँ पर इंजरी हुई थी उस वजह से उनका जो है बादल तौर इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इस इलाके में जो है मजीद अभी भी जो हम लाइव के दौरान है वो मजीद जो है फौज और पुलिस की जो नफरी है यहाँ पर तैनात की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये कि इस वक्त एनकाउंटर जारी है और एनकाउंटर के दौरान आर्मी जवान समेत सिविलियन के जख्मी होने की इतला आ रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया है और लगातार इस ऑपरेशन को तकरीबन 3 से 4 घंटे हो ही गए हैं, क्योंकि शहरी के वक्त ये खबर सामने आई थी जब पुलिस ने खुद ट्वीट करते हुए इस बात को मान लिया था कि ये जो इलाका है जी यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई इतला मौसूल नहीं है। लेकिन इब्तिदाई तौर पर 3 जवान आर्मी के और जनाब एक सिविलियन जो है वो जख्मी हुए हैं अभी तक और उन्हें इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल कर दिया गया अस्पताल के अंदर। चलिए जी बढ़ते हैं जी आगे। जनाब एक और बड़ी खबर की ओर आते हैं और खबर जरा सरमायाकारी के हवाले से होगी, क्योंकि सरमायाकारी को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत लगातार कमर बस्ता है। और अभी की सबसे अहम और बड़ी खबर जो है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूएई का वफ्द 3 रोजा दौरे पर आज श्रीनगर पहुंच रहा है और थोड़ी देर में श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे। यहां पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा और ये यूएई का जो वफ्द है इनकी सरबराही दिल्ली के अंदर यूनाइटेड अरब इमारात के जो सफीर है डॉक्टर अहमद अलबना वो करेंगे और इनके हमरा यूएई से वाबस्ता डेलीगेशन के अंदर जो होंगे कई अहम बिजनेसमैन होंगे। और जो तफसीलात हमारे पास दिल्ली से आ रही है वो ये है कि डेलीगेशन के अंदर डीपी वर्ल्ड ग्रुप चेयरमैन, उसके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुल्तान अहमद बिन सुलेमान, एमआर प्रॉपर्टीज फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अली अलबार और लल्लू ग्रुप चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यूसुफ अली मां वो इस ग्रुप का हमरा हो सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर में श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। कल सिविल सेक्रेटरीट के अंदर, श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के अंदर भी आला सती इजलास मुनक्किद हुआ था और बाज़ाब्ता तौर पर इनके दौरे के दौरान जहां ये तिजारती अंजुमन से दोबारा से गुफ्तगू करेंगे, सरकार के साथ मिलने की कोशिश है। वहीं पर पहलगाम और गुलमर्ग का विजिट भी इनका रखा गया है और नोडल अफसरों की तैनाती जो है वो कल ही सरकार की तरफ से कर दी गई है। ये तो एक पहलू है खबर का, लेकिन इस खबर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो सरकार का मानना है कि एक कसीर तादाद में ज़मीन जो है वो फराहम की जाएगी, वो एलोकेट की गई है इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट जब होगी, ये कब बातें हो रही है, जब वज़ीर आज़म साहब ने 24 तारीख को जम्मू आना है और जम्मू के अंदर उस वेन्यू को भी एसपीजी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है जहां पर ये तकरीब होनी है। यानी वज़ीर आज़म साहब की आमद से कबल यूएई के आला सती वफ्द की श्रीनगर आमद और इसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर माना जा रहा है। सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि 19,125 कनाल की ज़मीन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर देखी गई है
चाहे वो जम्मू सूबा हो, कश्मीर सूबा हो, क्योंकि दोनों जगह पर इन्वेस्टमेंट होनी है। तो इस सिलसिले में काम जो है वो शद्दुमत से जारी है ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर की जाए। इधर वजीर आजम की आमद को लेकर जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी है वो जम्मू पहुंच चुके हैं और उन्होंने उस मकाम पर जहां पर पंडाल लगाया गया है, जहां पर माना जा रहा है कि सबसे बड़ा और तारीखी जलसा किया जाएगा, उसकी निगरानी के लिए और उस वेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए एसपीजी की टीम जो है वो पहले ही पहुंची। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, कमिश्नर होम आरके गोयल और डायरेक्टर जनरल पुलिस ने भी गुज़श्ता दिनों इस पूरे इलाके का मुआयना किया था, दौरा किया था और आवाम से भी गुफ्तगू की थी। और वहां पर भी जैसे हमने कल भी बताया था कि एलजी मनोज सिन्हा का जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद वजीर आजम की आमद पर एक बड़ा ऐलान जो है वो हो सकता है। और एक बड़ी बात जो है वो ये भी है, कहा जा रहा है कि एक तारीखी जलसा होगा जी, जो तारीख में याद रखा जाएगा। तो फिलहाल एक तरफ से जलसे की तैयारी है, दूसरी तरफ से सरमायाकारी हो रही है और सरमायाकारी को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि यूएई के एम्बेसडर हाई लेवल बिजनेस डेलीगेशन को लेकर आज वादी आ रहे हैं और तकरीबन 10 बजे के आसपास वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इस तरीके की इतला जो वो दी जा रही है और सरकार ने पहले ही खाका खींच लिया है कि किस तरीके से सरमायाकारी करनी है और किस तरीके से हमने आगे बढ़ना होगा। लेटेस्ट होप्स की सरमायाकारी हो ताकि तिजारत भी बढ़े और साथ साथ जो रियासत को दरपेश मसाइल है, माली मसाइल है, उन पर भी काबू किया जा सके। चलिए जनाब बढ़ते जी एक और खबर की, और खबर जरा सरमायाकारी की हो रही है। तो आपको यह भी बताते चले कि इंतजामिया की तरफ से एक और बात भी सामने रखी जा रही है और हाईली प्ले सोर्सेज जो हमारे इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर है और दीगर जगहों पर है, उनका मानना है कि सरकार ने 3 मेडिसिटियों को बनाने के लिए जो हरी झंडी दे दी है उसमें काफी ज्यादा पेशरफ्त भी हो गई है। यानी सरकार ने एलोकेशन ऑफ लैंड को और ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ाया है और अब इंतजार है कि इस जमीन को कब इन्वेस्टर्स लेंगे। खबर यह है कि 3 मेडिसिटियां जो है वो कश्मीर के अंदर बन रही है और कम से कम 20 इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर और कम से कम 5000 बेडेड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। यानी हमारी बेड की कैपेसिटी जो होगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो 5000 के अंदर होगी। जमीन आइडेंटिफाई किया गया है, ट्रांसफर प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। 22 एप्लीकेंट्स अभी तक सामने आए हैं जिन्होंने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करने के अंदर बात अपनी सामने रखी है। अब जब ये चीजें हो रही है तो इससे एक और फायदा भी होगा कि कम से कम 1000 MBBS की एडिशनल सीटें भी हमारे पास दस्तयाब रहेंगी। एक तो सरकारी कोटा होता है, दूसरा प्राइवेट कोटा होता है। जब ये मेडिकल कॉलेज और कॉलेज यहाँ पर बनेंगे, नर्सिंग कॉलेज बनेंगे, तो उससे ये फायदा होगा कि कम से कम 1000 इजाफी निशस्तें MBBS की यहाँ पर मिल सकती है। जो ज़राया और जो अभी तक हमारे पास इतलात है इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से ज़मीन को एक्वायर किया गया है, ट्रांसफ़र प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया है और 3 मकामात ऐसे हैं जहां पर ये मेडिसिटियां बनेंगी। सेमपोरा पुलवामा जहां पर ऑलरेडी लैंड आइडेंटिफाई की गई है, लतपोरा के अंदर दूसरी जमीन आइडेंटिफाई कर दी गई है और श्रीनगर का बेमिना इलाका यहां पर भी जमीन को आइडेंटिफाई कर दिया गया है। तो ये 3 मेडिसिटियां जहां पर बनने जा रही है वो सेमपोरा पुलवामा, लतपोरा पुलवामा और बेमिना श्रीनगर है, जिन्हें इब्तिदाई तौर पर सामने रखा गया है। और अभी जो हमारे पास इत्तलात है कि ज़मीन जब सामने रखी गई है तो अब 60 दिन का मौका कंपनीज को दिया गया है, इन्वेस्टर्स को दिया गया है कि वो ज़मीन के मुआवजा जो है वो सरकार को दे। मनी जो डिपॉजिट पैसा उन्हें करना है सरकारी ट्रेजरी के अंदर वो करे, ताकि फिर आने वाले 3 साल के अंदर अंदर इन प्रोजेक्टों को पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। यानी अगर 2022 में उन्होंने ज़मीन ली तो फिर नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर अंदर उनको ये प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना होगा। ये भी शर्तिया है इस पूरे काम के अंदर। और जो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के जिम्मेदार हैं उनका मानना कि 2 कैटेगरियों के प्रोजेक्ट इस वक्त हमारे सामने हैं। एक प्रोजेक्ट यह है कि जहां पर 200 बेडेड अस्पताल बने जाएंगे और एक प्रोजेक्ट यह है जहां पर 200 बेड से कम भी होंगे और दोनों के लिए जमीन अलग अलग से फराहम की जाएगी। दोनों को अलग अलग तरीके से जो है वो दिया जा सकता है। इस सिलसिले में मार्च, आपको याद होगा कि मार्च का महीना था जब सरकार ने इस बात का ऐलान किया था कि 750 कनाल जमीन रखी गंड अक्षा जो है
उस जो बेमिना के अंदर है उसे ट्रांसफर किया गया जी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए। कहा जा रहा है कि इन्हीं 750 कनाल की जमीन को कन्वर्ट किया जाएगा मेडिसिटी के अंदर, जहां पर हम बता रहे थे कि आपको बेमिना के किस इलाके के अंदर ये बनने जा रहा है। लेथपोरा, पुलवामा और बेमिना, ये 3 इलाके ऐसे होंगे जहां पर मेडिसिटी बनेगी और सरकार ने जमीन की आइडेंटिफिकेशन कर दी है। इंतजार है कि इन्वेस्टर जो है वो पैसा डिपॉजिट करें सरकार की ट्रेजरी के अंदर और उसके बाद उनके पास टेन्योर जो है वो 3 साल का है, जब उन्हें शुरू करना होगा ये अस्पताल मेडिसिटियां बनानी होंगी। और इसके बनने से कम जो इब्तिदाई खबरें आ रही है वो ये है कि एमबीबीएस की सीटें भी जो है वो बढ़ेंगी और 1000 के करीब एडिशनल सीट्स हमें मिल सकती है। तो बैक टू बैक जी 2 खबरें हमने आपको बता दी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो ये बड़ी दोनों इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और जरा बात बिजली की भी बताते हैं, क्योंकि बिजली की आंख मचोली ने जम्मू कश्मीर के अवाम में इज़्तिराबी कैफियत पैदा की है और माह रमजान में भी जम्मू कश्मीर में बिजली बहरान लगातार जारी है। वादी और जम्मू में गैर एलानिया कटौतियां हो रही हैं और इंतजामिया मजीद बिजली खरीदने में अभी तक नाकाम हुआ है। अब इसके बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट का असर आप देखेंगे कि आने वाले, उनका मानना कि आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर मुल्क भर के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग होगी। अभी आप सिर्फ वादी कश्मीर की हम बात करें, जम्मू की बात करें, नॉर्दर्न एरियाज में शदीद गर्मी के बावजूद भी उतनी ज्यादा लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन बकौल राहुल गांधी आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर शदीद लोड शेडिंग का सामना पूरे मुल्क को करना पड़ेगा। अब सूरत हाल क्या कुछ है जी वादी कश्मीर की, फटाफट से हम आपके सामने रख देते हैं। और मैं कासिर हूं इस बात से कि सरकार ने खुद ये वजाहतें देनी चाहिए थी कि क्यों इस वक्त की ये सूरत हाल है। जो ये बताया जा रहा है कि डिस्चार्ज कम है जी पानी का, मैंने कुछ फॉर्मर चीफ इंजीनियर से बात की है, कुछ और लोगों से बात की है, तो 2-3 मोटी मोटी बातें हमें बताई गई हैं। एक ये कि इस वक्त का डिस्चार्ज उतना कम नहीं है जितनी हमारी डेफिसिट इस वक्त हो रही है। प्रीवियस रिकॉर्ड्स को खंगालेंगे, आज के रिकॉर्ड को खंगालें, जहलीम हो, दीगर जगह हो जहां पर आप पावर जनरेट कर पाते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बढ़ता भी है डिस्चार्ज, चलिए बारिशें भी आज होती है और कुछ डिस्चार्ज बढ़ता भी, तो आपके पास 20 से 40 मेगावाट या 50 मेगावाट बढ़ेगा, जिससे कोई फायदा नहीं होगा। बुनियादी वजह यह है कि सरकार बिजली खरीदती थी, एक अरेंजमेंट था रियासती इंतजामिया का, नॉर्दर्न ग्रिड का, दीगर इदारों के साथ, और वो बिजली खरीदते थे और वो खरीद कर बिजली को फिर सप्लाई देते थे वैसे ही। और हमें लगता था कि जनाब जो सर्दियों में हाल था वो गर्मियों में आते आते बेहतर होता था। और जम्मू में भी जो लोड शेडिंग, बदतरीन लोड शेडिंग इस वक्त हो रही है, उसमें भी कुछ ना कुछ राहत मिलती थी। माजी में हम ये देख रहे थे। इस बार सरकार ये सब कुछ करने में नाकाम हुई है। कम से कम जो अभी हमारे पास डेफिसिट है दैट इज 50%, यानी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुकाबले में 50% ही बिजली हमारे पास है और 50% का डेफिसिट है। जब 50% का डेफिसिट आपके पास हो, कमी हो, और वो आप खरीद नहीं रहे हो, तो ये बदतरीन लोड शेडिंग आपको देखनी पड़ेगी एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त चल रही है। नंबर 1। नंबर 2, हम जो बिजली लेते थी वो 3-3.5 रुपये में एक यूनिट लेते हैं, अगर उसके वापसी पर उतना पैसा नहीं आता, लेकिन एक निज़ाम था। लेकिन आज के दिन में अगर सरकार ने, इंतजामिया ने बाहर से बिजली खरीदनी है, वो जाएगी 12 से 15 रुपये पर यूनिट, और वो देनी है 2 या 2.5 रुपये में। तो ये सरकार शायद मैच्योर नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से सूरत हाल ये बनी है। अब ये सूरत हाल क्यों बनी? कोल पर हमारे बहुत सारे यूनिट चलते हैं जहां से बिजली पैदावार होती है, और वहां पर कोल सप्लाई कम हो रही है। आपको याद होगा आसिफ ने 2 दिन पहले आपको बताया था, मरकजी वजीर ने क्या कहा था कि हमारे पास सफिशिएंट है, लेकिन अब खबरें ये है कि सिर्फ 5 से 6 दिन या 2 या 3 महीने तक ही कोल हमारे पास रहेगा, उसके बाद नहीं हो सकता है। कुछ मैकेनिज्म सही नहीं चल पाया है दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से ये सारी लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो चल रहा है। लेकिन सबसे वर्स्ट इफेक्ट जो है वो वादी कश्मीर है, क्योंकि हम बिजली खरीद नहीं रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जनाब हमारे पास उतनी डिस्चार्ज नहीं है जी, पानी का बहाव उतना नहीं है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जनाब हमारे पास तो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो क्या हुआ? वो जनाब जो प्रोजेक्ट हमारे पास एनएचपीसी के हैं वो एक मैकेनिज्म के तहत हमें बिजली देते हैं, बाकी वो सारी पहले दिन से ही बाहर जाती थी। एक अफसोस का मकाम यह है कि स्टेट गवर्नमेंट
अपने रिसोर्स को जनरेट करने में नाकाम अभी तक हुई है। अगर वो किए गए होते तो शायद आज के दिन जो पन बिजली है, जो सबसे सस्ती बिजली मानी जाती है, वो कहीं ना कहीं आज हमारे पास होती और शायद हमें थोड़ा सा ही बाहर से अरेंज करना पड़ता। लेकिन आज के दिन 50% से ज्यादा आपका डेफिसिट है और यही वजह है कि लोड शेडिंग हो गई। अब मेरे जरा जो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में और ज्यादा सूरत हाल जो है वो अबतर हो सकती है। जी आसिफ। चलिए, बिजली के बहरान की बात हो रही है तो ये वो मसला है जिस पर शायद अभी तक इस महीने भी फिलहाल इंतजामिया काबू पाने में नाकाम रहे। चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं 10 से 12 ऐसी रियासतें और यूटीज हैं मरकजी वजारत के मुताबिक जहां पर कोयले की कमी के सबब बिजली की इजाफी कटौती हुई है। उसका मतलब यह हुआ कि अब नॉर्दर्न ग्रिड्स की तरफ जब बात जाएगी तो दबाव हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब के ऊपर पड़ने वाला है। और यही वजह है कि जम्मू के अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज से पहला शेड्यूल सामने आया जहां 3 से 3.5 घंटे तक इजाफी बिजली कटौती, और अब ये जाकर मसला आम घरों तक पहुंचा जहां सहरी और अफ्तारी के औकात में पहले शिकायत थी, लेकिन अब जाकर नया शेड्यूल इससे पहले आता है। पुराने के मुताबिक भी फिलहाल अमल दरामद करने में हुकाम नाकाम रहे। राहुल की बात आप बताएंगे जो ट्वीट में उन्होंने क्या कहा, जल्दी से मैं जरा फिर एक और लाइन ऐड ऑन करके हम दूसरी खबर पर। बिल्कुल, राहुल राहुल गांधी का ट्वीट उस वक्त सामने आया जब मुल्क के अंदर कल एक बड़ी कार्रवाई दिल्ली में चल रही थी, तो उस वक्त उन्होंने कुछ आदादोशुमार सामने लाए और उन आदादोशुमार के जरिए उन्होंने समझाने की कोशिश की कि मुल्क के अंदर पिछले 5-7 सालों के दौरान यानी मौजूदा मरकजी हुकूमत के टेन्योर में बिजली पर, कोल माइनिंग पर और कोल के इस्तेमाल पर कितना काम हुआ है। और आखिरी लाइन में उन्होंने लिखा है कि मुल्क को इस वक्त नफरत के बुलडोजर बंद करके पावर ग्रिड्स की, कोल माइनिंग की और बेहतर जो निजाम है उसकी जरूरत है। डायरेक्टली इशारा था चूंकि बिजली, ग्रिड स्टेशंस और कोल माइनिंग या फिर मुल्क के अंदर कोल कम पड़ना, जिसका उन्होंने थोड़ा सा कंपैरिजन अपनी हुकूमत में यानी कांग्रेस के टेन्योर में जो रहा है उसका दिखाया। और ओवरऑल जो इस वक्त सारी सिचुएशन पूरे मुल्क के अंदर है उस पर हुकूमत पर तंज राहुल गांधी ने कसा है। अच्छा जी, 1700 मेगावाट की हमें जरूरत है। मैं जरा वापस वादी की ओर आता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमें बताया जा रहा है कि 1700 से 1800 मेगावाट की जरूरत है जी हमें, और हमारे पास कितने हैं 800 मेगावाट। ये पर 24 आवर्स है। और जब आप इसको देखेंगे तो मैं जो आपको बता रहा था कि 50% डेफिसिट है वो आपको यहां पर लिखे। लोकली आपके पास सिर्फ 500 मेगावाट इस वक्त जो जनरेट आप कर पाते हैं, दैट इज नियरली 500 मेगावाट जो हमें सोर्सेज से बताया जा रहा है। रेस्ट आपने परचेज करना है आउटसाइड, जो अभी तक भी कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। और ये जो आपने बाहर से लेना है वो क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली से कोई इस पर कॉल लिया जाए ताकि वादी और जम्मू के लोगों को थोड़ी सी राहत सरकार का इस पर ये भी जो सरकार ने इस पर 3 मरतबा बयान दिया है और आरके सिंह की तरफ से भी कहा गया, क्योंकि सेंट्रल एशिया में बड़े पैमाने पर यहाँ तो कोल माइनिंग होती है, लेकिन बिजली की जो बिजली में इजाफा करने के लिए, पैदावार में इजाफा करने के लिए, सलाहियत बढ़ाने के लिए रूस और यूक्रेन की मौजूदा जो जंगी सूरत हाल है 55 दिनों के दौरान इसका असर बराह रास्त पड़ा है। चूंकि बाहर से आने वाला एक्सपोर्ट जो कोयला होता था या इंपोर्ट होता था उस पर काफी ज्यादा मनफी असरात मुरतब हुए हैं। वो सरकार का एक जरूर यहाँ पर पॉइंट रहा है, लेकिन कुल मिलाकर मुल्क की तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी रियासतें हैं जो अभी तक मुतासिर हो चुकी हैं। चलिए जनाब, अब जरा बिजली की बात हो रही है तो आपको यह भी बताते चले कि सरकार आपको बिजली घर में दे न दे, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने का फैसला हो गया है और इस सिलसिले में रेल महकमे की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियां भी की जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 3 कोचेस जो है वो पहुंच चुके हैं, मजीद कुछ कोच जो है वो आने वाली है, यानी वो डिब्बे, रेल के डिब्बे जो खुसूसी तौर पर बिजली से चलेंगे। अभी तक फ्यूल से चल रही है पूरी ट्रेन, अब क्या होगा जी, अब इसको आहिस्ता आहिस्ता करके बिजली में कन्वर्ट किया गया जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर है। और उस सिलसिले में नॉर्दर्न रेलवे और जो रेलवे अथॉरिटीज है उन्होंने पहले ही लाइनें बिछा दी थी और अब यह माना जा रहा है कि कुछ कोचेस जम्मू अपना कश्मीर पहुंच चुकी है और कुछ आने वाले दिनों में पहुंचेंगी। और जो चीफ एरिया मैनेजर है उनका मानना है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी आने वाले 1.5 से 2 महीनों के दौरान मुकम्मल तौर पर बिजली पर ही ये इंटर डिस्ट्रिक्ट रेल चले। बारामूला बानिहाल रेल सर्विस, अब ट्रेन जो है ये कहां से चलेगी जी, बिजली से चलेगी और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियां कर दी गई है। और ये माना जा रहा है कि जो अभी पहला कंसाइनमेंट आया है इसमें कुछ और डिब्बे आने हैं जी, कुछ दिनों के अंदर वो भी पहुंचेंगे और उसके बाद मुकम्मल तौर पर रेल को शिफ्ट किया जाएगा बिजली पर चलाने के लिए। 28 मार्च को यूनियन रेल मिनिस्टर अश्विनी विश्वान ने जब
सक्सेसफुल कंडक्ट हुआ था, एक ट्रायल रन की गई थी इलेक्ट्रिक ट्रेन की बडगाम बारामूला सेक्शन पर। उसके बाद ही इस बात का इशारा दिया था कि अब मुकम्मल तौर पर इस रेल को जी बिजली पर चलाया जाएगा और ये जो इस पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, फ्यूल पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो नहीं होगा। और इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो लगभग मुकम्मल की गई है। और जो डाटा हमारे पास है, कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन जो बडगाम से बारामूला तक हो गई है सेक्शन के अंदर, उस पर तकरीबन 400 से 420 मीटर 400 से 420 मीटर पर हर पोल लगाया गया और 1261 पोल जो है नस्ब किए गए हैं बडगाम बारामूला स्टेशन के आसपास से लेकर। और अप्रोच जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से किया गया है ताकि बिजली 24/7 वहां पर रहे और स्पेशली तब बिजली रहे जब ट्रेन सर्विस चल रही हो। यहाँ मेट्रो भी बिजली पर चल रही है, ट्रेन भी बिजली पर चल रही है और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अब वादी के अंदर भी चलाने की कोशिश की जा रही है। कम से कम 30,000 पैसेंजर हर दिन सफर करते हैं इस ट्रेन से, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। और 30,000 पैसेंजर्स के लिए जब ये और बिजली पर चलेगी और माना जा रहा है कि उससे रियायत मिलेगी, जनाब जो आपका किराया है उसमें भी थोड़ा सा नरमी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी फ्यूल पर चल रही है, उसके बाद बिजली पर चलेगी तो थोड़ी सी राहत आम लोगों को मिल सकती है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले लोगों में अवार्ड से नवाजा गया, अफसरों को अवार्ड से नवाजा गया, कौन वो अफसर है उस पर गुफ्तगू करेंगे। PMGSY पर सरकार के अदाद शुमार सामने आए हैं, जम्मू कश्मीर रियासत का कौन सा दर्जा है आपको वो भी बताएंगे। और अलबदर को लेकर, अलबदर के एक और मिलिटेंट को लेकर सरकार ने क्या कुछ फैसला लिया उस पर भी बात बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि बीजेपी के लिए मुश्किलें वादी कश्मीर के अंदर क्यों बढ़ रही है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।